वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट। सो ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो कि गेट का प्रेपरेशन करना चाहते हैं और गेट 2024 और गेट 2025 को टारगेट कर रहे हैं। और आई बिलीव जितने भी ग्रेजुएट हैं अभी हो चुके हैं या हो रहे हैं, एटलीस्ट सभी को गेट का प्रेपरेशन करना चाहिए। बिकॉज जितने भी PSUs हैं वो जो मोस्टली अपना मेजरली रिक्रूटमेंट करते हैं दैट इज़ थ्रू गेट ओनली। और इसके अलावा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में अगर आपको M.Tech MS PhD के लिए अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली फॉर दैट गेट इज़ नीडेड इन केस ऑफ IIT NIT IIITs एंड अदर गुड कॉलेजेस। सो वी आर टीचिंग हेयर गेट एट सेक्टर 34 इंजीनियर्स करियर पॉइंट। तो जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस में प्रिपरेशन करना चाहता है दे कैन विजिट अस थ्रू ऑफलाइन मोड। बैचेस आर ऑलरेडी गोइंग and classes are being started, right? So today here I want to discuss with you how basically you need to prepare for GATE and how your mindset should be different. See, while preparing for the GATE you need to think from the competitive mindset or question solving mindset, but for GATE conceptual command is very important. So in what sense basically we should approach one topic and in what all aspect we should think about that topic, that is very important, which we are going to study. Because बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि अपना तैयारी कर लेते हैं, बाद में उनको पता चलता है एक साल बाद कि हाँ हमें ऐसे पढ़ना था, एक्चुअली हमने गलत तरीके से प्रिपेयर करा। तो मैं यहाँ पे छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करूंगा। जैसे कि टॉपिक मैंने लिखा है सिग्नल एम्पलीफायर सर्किट मॉडल। देखो, एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है EDC, एक होता है एनालॉग। अगर मैं एक ट्रांजिस्टर की बात करूं, राइट, अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात करूं या फिर मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करूं या फिर मैं डायोड की बात करूं, राइट, तो ट्रांजिस्टर का जो डिवाइस फिजिक्स होगा वो डिवाइस फिजिक्स आपने पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वाले पार्ट में डिस्कस करा होगा, राइट। और जो डायोड है, अगेन जो डायोड फिजिक्स होगा, कैसे डिफ्यूजन होता है, कैसे ड्रिफ्ट होता है, कैसे डिप्लेशन लेयर बनता है, आपका डिप्लेशन लेयर कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, फॉरवर्ड बाइस में करंट क्यों आपका मैक्सिमम होता है, रिवर्स बाइस में क्यों ये करंट फ्लो को अपोज करता है। तो ये सारा डिवाइस लेवल की स्टडी आपने EDC में करी है, ओके। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स we are modeling the circuit behavior of these devices, transistor, operational amplifier, diode। तो इनको हम एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरफेस करना है, इंटरफेस करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, उन सब में हम डील करते हैं। देखो, आपको पता है जब भी हम किसी चीज को कपल करते हैं एक स्टेज से लेके दूसरे स्टेज से आगे तीसरे स्टेज पे, तो कपलिंग लॉस एक बहुत प्रैक्टिकल लॉस है जो कि अराइज होता है मल्टीपल प्लेसेस में, प्रैक्टिकल केसेस में। तो सिग्नल एम्पलीफायर का सर्किट मॉडल भी इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिग्नल एम्पलीफायर की जरूरत क्यों है? देखो, सिग्नल प्रोसेसिंग एक ऐसा स्टेज है जहां पे आप एम्पलीफिकेशन को बहुत फंडामेंटल लेवल पे लेके अंडरस्टैंड करते हैं। आपके पास कोई इनपुट सिग्नल आ रहा है, ट्रांसड्यूसर से आ रहा है, कहीं अदर रिसोर्सेज से आ रहा है, तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसका स्ट्रेंथ बहुत वीक होता है, राइट। इट्स यूजुअली इन द माइक्रोवोल्ट और मिलीवोल्ट। तो अगर आप डायरेक्टली उसको एप्लीकेशन में डाल दोगे या डायरेक्टली उसको लोड पे दे दोगे या उसके डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे भेज दोगे तो शायद वो सिग्नल डाई आउट हो जाए पूरा प्रोसेसिंग में, लोड को इफेक्टिवली ड्राइव ना कर पाए। सो दैट हमारा सिस्टम इफेक्टिवली चले और सिग्नल के पास इनफ स्ट्रेंथ हो, इनफ एनर्जी हो कि वो लोड को भी इफेक्टिवली ड्राइव करे, हमारा जो पूरा सिस्टम सेटअप है इफेक्टिवली वर्क करे फॉर द पर्पस जिसके लिए हमने डिजाइन किया है। तो उसके लिए कई बार हमें सिग्नल को इंटेंसिटी को इंक्रीज करना होता है, सिग्नल की एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना होता है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिग्नल एम्पलीफायर। अब सिग्नल एम्पलीफिकेशन कैसे होता है सर, कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आउटपुट पे एम्पलीट्यूड ग्रेटर एज कंपेयर टू, ये सारी चीजें हम डिवाइस फिजिक्स में पढ़ते हैं। बट जब हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन की बात करते हैं तो जो सिग्नल एम्पलीफायर है उसका सर्किट मॉडल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द कि इनपुट क्या है आपके पास, आउटपुट क्या है,
इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं, इनपुट सिग्नल आपके पास या तो इलेक्ट्रिकल या तो करंट टर्म में हो सकता है या वोल्टेज टर्म में हो सकता है। सिमिलरली आउटपुट या तो करंट में होगा या वोल्टेज में होगा। तो अगर आपको कहीं पर सिग्नल सोर्स को रिप्रेजेंट करना है एज अ इनपुट सोर्स, तो या तो आप करंट इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट करोगे या वोल्टेज इक्विवेलेंट में। करंट इक्विवेलेंट के लिए आपके पास नॉर्टन इक्विवेलेंट है जिसमें करंट सोर्स पैरेलल विद द इंटरनल रेजिस्टेंस है, और वोल्टेज के लिए आपके पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है वो सर्किट यूज कर सकते हो मॉडलिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस है कि जब भी आपके पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो, जैसे कि आप यहां पे ध्यान दीजिए, ये मैंने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लिया है। क्या बोला गया है? एन एम्पलीफायर विद वोल्टेज गेन ऑफ 10। कोई एम्पलीफायर है, वोल्टेज एम्पलीफायर जिसका वोल्टेज गेन 10 है, सेंसेस अ सिग्नल जनरेटेड बाय अ माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन मेरे पास यहां पे क्या हो गया? सोर्स हो गया। मतलब जो वोल्टेज एम्पलीफायर है वो सेंस कर रहा है सिग्नल को जो माइक्रोफोन ने जनरेट करा है। एज्यूम माइक्रोफोन कैन बी मॉडल्ड एज अ वोल्टेज सोर्स हैविंग 10 मिलीवोल्ट पीक टू पीक and series resistance of 200 ohm. Also speaker can be represented by 8 ohm resistor. मतलब ये कहना चाह रहा है सिंपल वे में अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक माइक्रोफोन है, राइट? मेरे पास एक माइक्रोफोन है जो मेरा इनपुट सिग्नल सोर्स का काम कर रहा है, ठीक है? माइक्रोफोन को मुझे कनेक्ट करना है स्पीकर के साथ। ये मेरा स्पीकर है, दिस वन इज माय स्पीकर। तो ये जो मेरा इंटरफेस है, ये इफेक्टिवली पूरा सिस्टम काम करे, इसके लिए मैंने यहां पे एक एम्पलीफायर यूज करा है। कौन सा एम्पलीफायर? वोल्टेज एम्पलीफायर, राइट? वोल्टेज एम्पलीफायर। अब इस एंड पे भी क्या हो रहा है? इस एंड पे भी कपलिंग हो रहा है। किसका कपलिंग हो रहा है? जो इनपुट सिग्नल है वो कपल हो रहा है इनपुट ऑफ एम्पलीफायर के लिए, और इस एंड पे भी कपलिंग है, जो आउटपुट है एम्पलीफायर का वो कपल हो रहा है स्पीकर की साथ। अब यहां पे भी कपलिंग लॉस होगा, सिग्नल लॉस होगा, इधर भी सिग्नल लॉस होगा। अगर मुझे इसका पूरा मैथमेटिकल मॉडलिंग करना है, मुझे देखना है कि एनालिसिस में कितना लॉस आ रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे इसका सर्किट मॉडल पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको मैं सर्किट मॉडल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो, एम्पलीफायर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती है, बट जब हम सर्किट मॉडल की बात करते हैं तो वी नो only the equivalent circuit representation either in term of the current or either in term of the voltage depending upon the nature of the input and output requirement. तो यहां पे जो सर्किट मॉडल मेरे पास होंगे वो हम चार तरह के सर्किट मॉडल का हम मोस्टली डिस्कशन करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज वोल्टेज एम्पलीफायर। कौन सा एम्पलीफायर? वोल्टेज एम्पलीफायर। तो जो वोल्टेज एम्पलीफायर है ये क्या करेगा? इनपुट भी वोल्टेज में सेंस करेगा और आउटपुट आपको क्या देगा? वोल्टेज देगा। और दूसरा जो सर्किट मॉडल आएगा करंट एम्पलीफायर, इनपुट सेंस करेगा करंट में और आउटपुट भी आपको क्या देगा? करंट। वोल्टेज करंट एम्पलीफायर। तीसरा आपके पास आएगा ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। थर्ड वन इज ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। एंड फोर्थ वन इज ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। फोर्थ वन इज ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो जब भी आप सर्किट मॉडल कहीं पे एम्प्लॉय कर रहे हो, इन चार मॉडल के साथ चलिएगा। इनपुट वोल्टेज सेंस करेगा, आउटपुट वोल्टेज देगा। इनपुट करंट सेंस करेगा, आउटपुट करंट देगा। ट्रांस कंडक्टेंस, इनपुट आपके पास वोल्टेज सेंस करेगा, आउटपुट करंट देगा। सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस वी विल सी द वाइस वर्सा। अब क्या है, ये चारों मॉडल का क्या इनपुट इंपीडेंस होगा, क्या आउटपुट इंपीडेंस होगा, और मुझे यहां पे किसी भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए कौन सा मॉडल लेना है सो दैट मेरा इफेक्टिव ट्रांजिशन हो पाए इनपुट से आउटपुट का सिग्नल का। अगर मैं वोल्टेज एम्पलीफायर की बात करता हूं तो मैंने क्या बताया आपको कि इनपुट पे वोल्टेज सोर्स, तो जो मेरा ट्रांसड्यूसर दे रखा था, माइक्रोफोन दे रखा था, प्लस माइनस, इसको मैं मॉडल कर देता हूं एज अ वोल्टेज सोर्स। अब यहां पे मैं वोल्टेज एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट डायग्राम बना दूं। दिस वन इज द आर इन, दिस वन इज द आर इन, इनपुट इंपीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर, और आउटपुट भी आपको वोल्टेज में देगा तो आपको वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। सो दिस इज प्लस माइनस ए वी ओ वी इन एंड विद output resistance. So this is the circuit model of voltage amplifier. We are sensing the input voltage and giving the output voltage to the external circuit, and this one is my load.
which in my case is a speaker. So this one is the configuration. So guys, if you are in the position to convert this given circuit, जो पूरा अरेंजमेंट गिवन है इसको आप सर्किट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो आप इजीली एनालिसिस कर पाओगे कि यहाँ पे कितना कपलिंग लॉस होगा, यहाँ पे कितना कपलिंग लॉस होगा. So now if I ask you what will be V input here plus minus V in, so you will say sir V input is equal to, let us suppose we consider this as a Vs and we consider this as a Rs, right? So it will be simply Vs voltage division rule multiplied by Rin upon Rin plus Rs. So we can see clearly here V input is less than the source voltage. Entire source voltage is not going on the input of the amplifier. It means there is some coupling loss. How we can minimize it? We can minimize it by increasing V increase Rin very high. This is the practical value. Keep Rin very high. If you increase Rin, then you can expect the loss is less. Ideal condition, what I can say, if I take Rin is equal to infinite, consider Rin is infinite. Now you can see if Rn is infinite here, then your input voltage is exactly the source voltage, means there is minimal coupling loss. So for the ideal voltage amplifier, so that you can couple the entire source voltage into input of the amplifier, your input impedance of the amplifier, voltage amplifier, should be infinite. Now similarly, if I connect this and see coupling here for the output voltage, what I am going to get? V out is equal to, let us suppose this is load RL. So we are going to get A VO V in multiplied by RL upon RL plus R naught. So again we can say V out is less than A VO V in. So if we maintain R naught is equal to 0 ohm, again the ideal condition, so there will be no drop here, the entire voltage of the source will go to the load and entirely we will getting the maximum output. So it means again this is the ideal condition. So can I say if I want to minimize the coupling at both ends, my condition should be, ideal condition, R in should be infinite and my R out should be equal to 0. So guys, like if we know the circuit model, this entire is the circuit model. This inner part, if I talk about this inner part, this is entire the circuit model of the voltage amplifier. Like this, if you know the circuit model for each of these configuration, current amplifier, trans resistance, trans conductance, see it's not difficult to remember. Voltage amplifier, it will sense input voltage. It will give the output voltage. If it's giving the output voltage at output, the circuit will be voltage equivalent, which is Thevenin equivalent. If some circuit is giving you output current, then it should be not an equivalent, current equivalent circuit, nothing else, right? That is why the circuit modeling of the amplifier is very, very important. Now see, there is one question which I have taken. The question was, an amplifier with voltage gain of 10 senses a signal generated by microphone. Assume microphone be modeled as a voltage source having 10 millivolt peak to peak signal and a series resistance of the 200 ohm. Can we go back? So question given is, this is 200 ohm. This is the microphone series resistance 200 ohm. And this value is given 10. The voltage gain of the amplifier is 10. So can I transform this equation entirely into 10 V in? Yes or no? Now the question is mentioned here, the speaker can be represented by 8 ohm resistor. Determine the signal level sensed by amplifier if circuit has input impedance of 2 kilo ohm or 500 ohm. Now see, he is saying this one is 8 ohm. So the first condition is mentioned here, that what is the input level sense? Input level sensed when your input impedance is, I guess in one case it's 500 ohm, or we can say 0.5 kilo ohm, right? So under such case what you can do, V in will be equal to Vs microphone voltage multiplied by, it will be 0.5k upon 0.7k. If you solve it something, you will get somewhere around, I guess,
Can you solve it? What value it's going to get? I guess it will give us some value 0.71. It will give us value 0.71 Vs. It means still in this case 30%, approximate 30% loss is there. Approximate 30% loss is there because you are getting only 70% or 71% of the source voltage you are getting. So 30 to 31% loss is there, right? Now second case he told, second case when we take input as a 2 kilo ohm, when we are taking input as a 2 kilo ohm, then what will be loss? Can I say the loss here will be Vin is equal to Vs multiplied by 2 kilo ohm upon 2 kilo plus I guess 0.2. So it will be Vs multiplied by 2k upon 2.2k. So I am sure this will be much lesser as compared to the first one. So if you tell me value, what value will be this? This value will be somewhere else 0.91. It will be 0.91 Vs somewhere, not approximately, somewhat like this value will be getting, right? So it means 91% of the source voltage is going ahead. It means still here 9% loss is. Still here 9% loss is. So I have told you to minimize the loss, you need to increase the Rin. So you can see when your Rin was 500 ohm, 0.5k, the loss was 30% around, and when your input resistance is 2k, obviously 2k is much greater as compared to 0.5k, your loss is reduced to 9%. So similarly, likewise you can do the same stuff for the output, right? So guys, the point is when you have such kind of questions like this one, you know, they are asking you to calculate the coupling loss, they are asking you to calculate the loss in dB, then you must be knowing the circuit model of the amplifier. And in GATE there are many practical application based question asked. That's what I told you, when you are preparing for competitive exam you need to prepare in a bit different way. So I hope the things are clear. Second part is determine signal level delivered to the speaker if output impedance is 10 ohm or 2 ohm. Now you need to calculate here output voltage, what is delivered. So I have taken here relation, so you can calculate it easily by using this one, right? So this was the discussion for this. So guys, like this we are covering this entire part for the analog electronics. This is the one of the small sections. Thank you.